गुड मॉर्निंग क्लास। हम रोम साम्राज्य पढ़ रहे थे, हमारा अनुभाग 2 चल रहा है। इसमें हम आज पढ़ेंगे श्रमिकों का नियंत्रण। रोम साम्राज्य में कैसे श्रमिकों को नियंत्रित किया गया, कैसे वहाँ रखा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूमध्य सागर और उसका जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया, दोनों ही क्षेत्रों में दासता प्रथा थी। वहाँ पर दासों को रखा जा रहा था। 4वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद, जैसे ही ईसाई धर्म को राजा ने अपना धर्म बना लिया, उस समय से ही गुलामी जो प्रथा थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। रोम की जो अर्थव्यवस्था है इन श्रमिकों और इन दासों पर ही निर्भर थी। अगर गणतंत्र काल की भी बात करें तो इटली में जब आगस्टन का जब शासक था तो उस समय 75 लाख आबादी में 30 लाख दास थे। यानी कि उस समय भी, यानी प्रारंभिक काल गणतंत्र होने पर भी दास प्रथा प्रारंभ थी। और इन दासों को जो लोग थे यानी शासक वर्ग थे, वो पूंजी निवेश की दृष्टि से कार्य करवाने के लिए रखते थे कि हम पूंजी कहीं किसी कार्य में या किसी फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो उनसे अच्छी आमदनी होगी, इन दासों को रखा जाए। तो यहाँ के जो लेखक हैं रोम के और अन्य जमींदार हैं, वो गुलामों को इस्तेमाल न करने की सलाह देते थे। ये लेखक जमींदारों को कि ऐसा न करें, फसल की कटाई हो रही है या कोई स्वास्थ्य की संबंधित बीमारियां हैं, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको नुकसान पहुंचाएगी। सहानुभूति तो थी, लेकिन एक तरह से उच्च वर्ग के लोग फिर भी अपने कार्यों को कराने के लिए दासों को रख रहे थे। दूसरी ओर से हम कहें कि हम साधारण व्यक्ति के प्रति हम सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे थे। तो उस समय की घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि उस समय अधिक से अधिक लोग दास रखना चाह रहे थे। अब बात करें हम 1ली शताब्दी की, तो 1ली शताब्दी में शांति स्थापित करने के लिए लड़ाई झगड़े कम हो, दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी उस समय, क्योंकि इस समय लड़ाई झगड़े कम हो रहे थे, शांति थी। तो दास जैसे जैसे कम हो रहे थे तो लोग जो यहाँ के कुछ कानून बनाए गए कि दास प्रजनन व्यवस्था को प्रारंभ किया जाए और साथ में वेतनभोगी मजदूरों को भी सहारा लिया जाए। तो दास प्रजनन का मतलब तो ये था कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चे पैदा किए जाएं, यानी कि बच्चों का प्रजनन करवा करके दासों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसी प्रकार से वेतनभोगी मजदूरों का सहारा इन्होंने इसलिए लिया कि ताकि कुछ समय के लिए वेतन दिया जाए, उनको छोड़ा भी उनकी इच्छा से मालिक जो है अपनी इच्छा से छोड़ सकता था, अपनी इच्छा से रख सकता था। तो ऐसे कार्यों करवाने के लिए वेतनभोगी मजदूर भी रखे जा रहे थे। तो जो रोम की सरकार थी वो निर्माण कार्यों में चाहती थी कि वेतनभोगी जो मजदूर है उनको ही रखें, और मुक्त जिनको श्रमिक कहा जाता था, वेतनभोगी मजदूर और मुक्त श्रमिक एक जैसे ही थे कि उनको कुछ समय के लिए रखते थे और कुछ समय बाद छोड़ देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे दास प्रथा जरूर कम हुई, लेकिन दास प्रथा का जो मुख्य जो खर्चा उठाने में जो ये सरकार अक्षम थी, इसलिए धीरे धीरे जो मुक्त श्रमिक थे इनकी संख्या बढ़ने लगी और पूर्वी प्रदेशों में भी ऐसा ही होने लगा था। और अधिकांश संख्या में मजदूर थे वो कार्य कर रहे थे, तो मालिक उन पर सभी जो कार्य थे, कारोबार थे, वो सब सौंप देते थे कि वही कार्य करें। इसी प्रकार से हम बात करें, रोमन में कृषि विषयक लेखकों ने भी श्रम प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया, श्रम के कार्य करवाए, लेकिन श्रमिकों को फिर भी रखा जाता था। दक्षिण स्पेन से आए हुए एक जो लेखक हैं कोलुमेला, इन्होंने भी बताया कि जमींदारों ने अपनी ज़रूरत की दुगनी संख्या में उपकरण औजारों को सुरक्षित भंडार रखने चाहिए। उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए दास संबंधित जो श्रम समय की जो मदें हैं उसको भी कार्य कराने के लिए प्रारंभ कर दिया था। इस समय जो नियोक्ता थे, यानी कि दास प्रथा को चलाने वाले, दास प्रथा को नियुक्त करने वाले, तो वो सभी निरीक्षण करते थे कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुक्त और जो दास थे उन दोनों को एक साथ निरीक्षण किया जाता था। उस समय कामगारों को 2 दलों में बांटा जाता था और 10-10 के समूह बनाए जाते थे। इनके पैरों में एक तरह से जंजीर भी बांधी जाती थी। ऐसा वर्णन भी वरिष्ठ पिलनी जो लेखक हैं, विज्ञान के लेखक हैं, इन्होंने किया है। तो एक तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरह से ख़राब तरीका था कि पैरों के अंदर जंजीर बांध करके उनसे कार्य करवाया जाता था। तो क्रूरता थी ये। फिर भी अधिकांश फैक्ट्रियों में श्रम नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत लागू किए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए। एक जो सुगंधित राल की फैक्ट्री थी उसका वर्णन बताया कि वहाँ पर जो कामगार थे वो एप्रन पहनते थे और एक गहरी जाली या मास्क पहनना पड़ता था, और फैक्ट्री से बाहर जाते समय उन्हें कपड़े उतारने पड़ते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बढ़ाने के लिए लोगों ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी चलाई, लेकिन दास प्रथा को कम नहीं किया। 3री शताब्दी में की बात करें तो अधिकांश मिस्र के जो किसान थे वो एक राज्यादेश था कि आप अपने खेती को जो छोड़ दो
और फैक्ट्रियों में और इनमें कार्य करो। 398 में एक कानून लागू किया गया 398 में कि कामगारों को दागा जाता था जिससे कि वो कहीं छिपे नहीं, भागे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कठिन कार्य करवाए गए, बहुत सारे ऐसी प्रथाएं लागू की, कानून लागू किए गए जिससे कि कर्मचारी जो थे वो अपने कर्ज के कारण उनके गुलाम बन रहे थे। और दूसरी शताब्दी के आरंभिक में एक लेखक लिखते हैं कि हजारों जो श्रमिक थे वो अपने आप को स्वयं समर्पण कर रहे थे क्योंकि वो ऋणबद्धता के कारण अपना जीवन जी रहे थे। तो ऐसी चीज़ें भी हमें यहाँ प्राप्त होती है। और ग्रामीण जो ऋण थे उनकी व्यापकता के कारण जो 66 ईस्वी में एक ज़बरदस्त यहूदी विद्रोह भी होता है और जो क्रांतिकारी हैं वो साहूकारों के ऋण पत्र को नष्ट भी कर देते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ बताई गई है। और इसी 5वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो अंतिम जो सम्राट था एंस्टेसियस, इसने ऊंची मजदूरी देकर के 3 सप्ताह में ही एक दारा शहर का निर्माण भी किया। तो प्रकार के दस्तावेज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में भूमध्य सागर में वेतनभोगी श्रमिक अधिक फैल गए थे। धीरे धीरे यहाँ पर दास श्रमिक के स्थान पर वेतनभोगी श्रमिक आ गए थे, लेकिन श्रम व्यवस्था अभी भी चल रही थी, श्रमिक रखे जा रहे थे।